एजुकेशन विन रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है? फोटोसिंथेसिस। इसके तहत हम पूरी ऑटोट्रॉफिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया को। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान 6 मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मोल्स ऑफ H2 ये जब रिएक्ट करेगा तो वो आपको C6H12O6 प्लस 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 6 मोल्स ऑफ O2 तो ये निकलेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो लिबरेट होता है और ये आपको वाटर मॉलिक्यूल से ही आता है। ठीक है, H2O जब रिएक्ट करेगा तो इससे जो ऑक्सीजन का निर्माण होगा। फोटोसिंथेसिस जो है जनरली डे लाइट के अंतर्गत अकर्स होता है और मून लाइट के अंतर्गत भी होता है। तो मून लाइट के अंतर्गत जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होगा वो मैरीन जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी या एल्गा जो भी पढ़ लीजिए, ठीक है, एल्गी, ठीक है, एल्गा, इसके ये जो है आपको मून लाइट के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस क्रिया में इन्वॉल्व होगा। इवन जो इलेक्ट्रिक लाइट है, ठीक है, जो आप ट्यूब चलाते हो या जो बल्ब जलाते हो, यहाँ पे भी जो है आपको जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो जनरली जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो आपको प्राइमरली पत्तियों के द्वारा की जाती है एंड पार्शियली जो है स्टेम्स के तौर पर की जाती है। तो मुख्य रूप से प्राइमरली का मतलब क्या होगा? मुख्य रूप से ये आपको पत्तियां करेगी और पार्शियली तौर पे ये आपको स्टेम्स भी करेगा। अभी एक नैनो यूरिया कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, तो नैनो यूरिया का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो प्लांट्स जो है लिप्स के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से करता है। तो ये आपको यूरिया को रिप्लेस करके नैनो यूरिया कम मात्रा में छिड़काव करके जो है ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपको ब्लू और रेड लाइट के रेज में होगा। ठीक है, ब्लू क्योंकि मैरीन एनिमल वाला जो ब्लू से कन्वर्ट करेगा रेड लाइट में, तो ये यहाँ पे आपको ज्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो मोर की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ कर होगा? रेड लाइट में। ठीक है, और उसके बाद आपको ब्लू लाइट में। ठीक है, इन दो जगहों पे जो है आपको मैक्सिमम क्रिया करोगे। द लाइट दैट इज ऑब्जर्व द बेस्ट इज ब्लू। ठीक है, तो कौन सी वो लाइट है जो ऑब्जर्व सबसे ज्यादा होता है? वो ब्लू कलर, and due to the presence of carotenoids pigments in the plants and then algae। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लू लाइट का ऑब्जर्वेशन जो है लाइट के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये आपको प्लांट्स के अंतर्गत होते हैं और एल्गी के अंतर्गत होते हैं। तो ब्लू कलर जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के अंतर्गत, हमने ऐसे ही पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी के अंतर्गत ज्यादा होती है। तो मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट अकर्ड बाय द एल्गी दैट इज 90% दे प्रोड्यूस। तो जितना वो प्रोड्यूस करता है ना एल्गी, उसका 90% जो है वो अपने अपने पास ही रख लेता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि 90% वो अपने पास ही रख लेगा। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट अकर्ड बाय द एल्गी एंड दैट दे प्रोड्यूस इटसेल्फ। बात करते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो है सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है, तो ये ध्यान रख लेना है। क्लोरेला, क्लोरेला, सॉरी, ठीक है, क्लोरेला और एस्पिरुलिना, इसको स्पेस फूड भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि क्लोरेला, क्लोरेला ये जो है आपको ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सिंगल सेल का है। ठीक है, ये क्या होगा? आपको सिंगल सेल का है। ठीक है, तो ये आपको सिंगल सेल्स का है और ये एक तरह से प्रोटीन से रिच है। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है इसके अंतर्गत जो है सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी के अंतर्गत। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कौन सी क्रिया है? तो ये केमिकल एनर्जी होता है, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है दैट इज रिलीज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। फ्री एनर्जी जो है यहाँ पे कन्वर्टेड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में और उसको स्टोर किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा क्रिया है? तो केमिकल रिएक्शंस की क्रिया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आता है। फिजिकल स्ट्रक्चर इसमें चेंज नहीं होगा, अंदर का जो मैक्रोबायोलॉजिकल चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, यहाँ पे कुछ फ्री एनर्जी टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फ्री एनर्जी जो ऑलरेडी अवेलेबल है
रेडिएंट एनर्जी के अंतर्गत, तो फ्री एनर्जी इसमें आपको स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस के अनुसार ये सब सारी चीजें होती है। बात करते हैं फंक। फंक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विटामिन का खोज किया था। तो विटामिन का मतलब होता है वाइटल एमाइंस, ठीक है। विटामिन की बहुत सारी गोलियां आती है, कोवाडेक्स आती है, ग्लूकोसोल्स आती है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये फंक ने विटामिन की खोज किया था। एबेरिक एसिड, जो कि आपको राइस ब्रान राइस ऑयल भी आता है, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है। तो राइस ब्रान एक ऑयल है, ठीक है, जो राइस से निकाला जाता है। ये उसमें आपको एबेरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट एबेरिक एसिड, ठीक है, एबेरिक एसिड फ्रॉम द राइस ब्रान, ठीक है। राइस ब्रान का आपको ऑयल भी मिलता है, तो वहां से एबेरिक एसिड मिल जाता है आपको। विटामिन जिसने फंक ने जिसको खोज किया, इस एसेसरी एक डाइटरी फैक्टर है, ठीक है। एसेसरी मतलब आवश्यक है, डाइटरी फैक्टर है। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इलुसिडेट किया था कि ये एसेसरी फूड फैक्टर है, ठीक है। तो किसने कहा था कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को किसने कहा था कि एसेसरी, ठीक है, फूड फैक्टर है, ठीक है। बाइक्स जब लेते हो ना तो उसकी एसेसरीज लगाई जाती है, ठीक है, वो आवश्यक होती है, ठीक है। बाइक्स को वो सहूलियत प्रदान करता है चलाने में, ठीक है। तो एसेसरीज इसी तरह से जो आपको विटामिन है वो फूड के फैक्टर के लिए एक एसेसरीज के तौर पे भूमिका निभाते हैं। तो आपको मान लीजिए विटामिन क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में आपको मदद करेगा। तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने इस तरह की बात कही थी, उसने इलुस्ट्रेट किया था, ठीक है, कि ये एसेसरी फूड फैक्टर है। अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैक्रो जो एलिमेंट है, माक्रो, ठीक है, मैक्रो पढ़ते हैं इसको। ये मेजर एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें कार्बन मेजर तौर पे पाया जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। तो ये आपको मेजर एलिमेंट है जो कि मैक्रो एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना दें तो इसमें लिख सकते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार हो गया, ठीक है। अब चीफ मतलब सी स्टैंड फॉर कार्बन, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। मेडिकल, इसमें मेडिकल ऑफिसर हो गया तो मेडिकल, मैग्नीशियम है, एम से स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और इसमें कैल्शियम भी हो गया, ठीक है, सल्फर भी हो गया, ठीक है। कैसे में कैसे, तो एस सल्फर हो गया, ये पोटेशियम हो गया। तो ये सब सारे जो है एक आपको जो है जो फॉर्मूला मैंने बनाया, इससे जो है आप निकाल सकते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि आश्चर्य की बात है। तो ये मेजर एलिमेंट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये आपके लिए आवश्यक है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। इसी में हम बात करते हैं माइनर एलिमेंट, जो कि ट्रेस एलिमेंट होता है, थोड़ा बहुत कहीं आपको पाया जाता है ट्रेस एलिमेंट। ये माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है। माइक्रो मतलब देखिए, आई अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत माइक्रो में, तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। आई क्या होगा, इंडिविजुअल को माइक्रो के अंतर्गत, आई जो है इंडिविजुअल मतलब कोई इंडिविजुअल के बारे में जो खाते का जो जिक्र वगैरह किया जाता है ना, वो सब जो है माइक्रो के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं मैक्रो, ठीक है। मैक्रो के अंतर्गत ए स्टैंड्स फॉर जो है आपको एकेडमी, ठीक है, एकेडमी, या एज ए होल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए होल, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर अध्ययन करते हैं, उसकी इकोनॉमी स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसको मैक्रो के अंतर्गत आता है। मैक्रो के अंतर्गत यहाँ पे है मैक्रो मतलब इंडिविजुअल, एक ट्रेस एलिमेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे बोरॉन, जिंक, अच्छा ये जिंक अभी कोविड के दौरान जिंक एसेंशियल एलिमेंट था जो आपको जो है कोविड के दौरान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। ये एक तरह से कोविड के दौरान प्रोटेक्शन जो है आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी देगा। तो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा था ये। तो जिंक जरूरत थी, तो इसलिए बिकोसुल के अंतर्गत जेड प्लस जिंक प्लस आपको मिलेगा। जिंक आपको जो है जिंक की मात्रा जो है आपको एग में मिल जाएगा, एग में आप जिंक लोगे तो जिंक मिल जाएगा, ठीक है। इवन की जिंक का मात्रा जो है आपको डेट्स वगैरह में मिल जाएगा। तो मैग्नीज, जिंक,
कॉपर कम चाहिए तो कॉपर वाटर, अगर आजकल टाटा चला रहा है कॉपर वाटर, तो कॉपर वाटर अगर आप पीते हो तो उससे जो है आपको माइनर एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट जो मिल जाएगा, जितनी आपकी बॉडी की जरूरत होगी वो हो जाएगा। मॉलिब्डेनम, ठीक है। देन आपको क्लोरीनेटेड वाटर वगैरह पी लो तो उससे भी क्लोरीन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आयरन, ठीक है, फॉलिकल एसिड्स एंड देन निकेल, ये सब सारे जो है ये माइनर एलिमेंट में है, ठीक है। आयरन की कमी, आयरन सबसे ज्यादा महिलाओं को चाहिए, ठीक है, तो आयरन भी चाहिए इसमें, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, सब माइनर एलिमेंट में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। ये दोनों जो है सोर्स हैं फैट्स के, ठीक है। फैट्स आपको कहाँ से मिलता है? फ्लोरा से भी और फोना से भी। फैट्स हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू जिसका ज्यादा होगा मतलब उसमें एनर्जी जो है ज्यादा होगी, मोर एनर्जी मोर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपको फैट्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्यों? इनमें रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन ऐड होगा। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है और H2O को अगर आप रिएक्शन कराओगे तो CuO प्लस H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का जो है कॉपर ऑक्साइड में बदलना, ये आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है हाइयर होगा, ठीक है। तभी क्यों होगा? क्योंकि फैट की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसमें जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब आपके चीजें उसमें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इसमें पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट इसमें सोडियम भी आता है, ठीक है, पोटेशियम भी आता है। पोटेशियम, ये तो सॉरी फास्फोरस है, ये के पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो आवश्यकता होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट की जो आवश्यकता होगी, दैट मैक्सिमम इसकी जो डिमांड है, ठीक है, जब कोई जिम्नास्ट जिम करता है या फिर वो रनिंग करता है एथलीट्स, ठीक है, तो उसको जरूरत पड़ती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, ताकि जो है उनमें क्रैम्प ना आ जाए बॉडी के अंतर्गत। तो इलेक्ट्रोलाइट एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। और जब आपको डिसेंट्री हो जाती है, ठीक है, या डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के केस में, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, मान लीजिए पानी शरीर से निकल गया, तो उस केस में भी उसको इलेक्ट्रोलाइट दी जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह आप सुने होंगे, ठीक है, इलेक्टोरल पाउडर, ठीक है, या ज्यादा वोमिटिंग हो जाए या ज्यादा दस्त हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी को एनर्जी तुरंत कम गई तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइट दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक तरह से उसको चार्ज कर देता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो रनिंग करता है उसको चार्जिंग के लिए उसको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। एप्पल्स आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो एप्पल जो है, ईट एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये लाइन सुने होंगे, तो यहाँ इसमें पोटेशियम होता है, ठीक है। पोटेशियम की मात्रा एप्पल में आपको ज्यादा मिलेगी, ये आपको हेल्प करेगा हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने में। उसकी रिदमिक फैसिलिटी जो है, जैसे साइनस नोड पढ़े थे, तो उसमें जो है वो ट्रिगर करता है, ठीक है, वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो मसल्स एक्शंस के द्वारा हेल्दी हार्ट रेट को बना के रखता है, ठीक है। तो मसल्स एक्शंस के द्वारा मसल्स एक्शंस को इम्प्रूव करेगा, और इम्प्रूव करने से क्या होगा? हेल्दी हार्ट रेट आपको मिलेगा, ठीक है, हेल्दी हार्ट रेट आपको जो है मिलेगा, ठीक है। अब आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट जो है आपको ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रेगुलर और फ्रेश फ्रूट्स में मिल जाएगा और वेजिटेबल्स में, इसीलिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसको रेफ्रिजरेटेड किया हुआ फ्रूट्स खाए, तो उसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा में कम होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है? एंटीऑक्सीडेंट जो आपके बॉडी के अंतर्गत जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, और जो एजिंग इफेक्ट है उसको कम करता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल जो है फ्री रेडिकल को इम्प्रूव हटाने में, रिड्यूस करने में होता है, ठीक है। तो इसको घटा देगा एंटीऑक्सीडेंट, और इसीलिए एजिंग इफेक्ट में आपको मदद करता है, एजिंग इफेक्ट को रोकता है, ठीक है। महिलाएं जो है एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स भी चल रहा है और बहुत सारे मार्केट में
क्रीम वगैरह भी लगाए जाते हैं, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट में आपको मदद करता है। बात करते हैं विटामिन। विटामिन जो है इसकी अगर डिफिशियंसी हो गई, और विटामिन क्या है जिसको हम वाइटल एमाइंस भी कहते हैं, ठीक है, विटामिन को हम वाइटल एमाइंस के तौर पर जानते हैं। ये आपको डिफिशियंसी जो है डिजीज को करने में रोकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका जो केमिकल नेम है, और ये विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और अब इसकी कमी हो जाने से, कैल्सीफेरॉल की कमी से एस्ट्रोमलेशिया की बीमारी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ऑस्टोमैलेशिया जो है एक डिजीज हो जाती है, और एक खास करके आपको एडल्ट के अंतर्गत होता है, ग्रोइंग एज हुआ तो उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। और रिकेट्स जो होता है इसी का एक वर्जन है रिकेट्स, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी एडल्ट्स के अंतर्गत, और रिकेट्स जो है आपको चिल्ड्रन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चिल्ड्रन के अंतर्गत रिकेट्स होता है। सब कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से होता है। नियासिन की कमी से जो है पेलाग्रा एक बीमारी होती है, वो हो जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को बोलते हैं, और इसको पेरिनिशियस एनीमिया इससे बीमारी हो जाती है, ठीक है, परनिशियस एनीमिया, तो कोबालामिन की कमी से होती है। राइबोफ्लेविन जिसको B2 के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है आदमी, ठीक है। तो जो देखते हैं मतलब जिसमें वो होता है, स्टेगनेंट हो जाता है, जिसकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, और तो उसमें स्टीमेटिसिस की बीमारी और माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं राइबोफ्लेविन की कमी से। विटामिन जो कि विटामिन B1 के नाम से जानता है, इसकी कमी से बेरी की बीमारी होती है। विटामिन सी जो आपको लेमन काफी मात्रा में मिल जाता है, सिट्रस फ्रूट में आपको मिल जाएगा। तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो स्कर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्बी बीमारी हो जाती है। विटामिन सी जो है आपको ग्रीन चिली में मिलता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप लेमन नहीं ले सकते तो हरी मिर्च वगैरह अगर खाने से भी, लेकिन इसमें कम ट्रेसेस, मतलब ट्रेस का मतलब माइनर एलिमेंट में आपको मिलता है ग्रीन चिली के अंतर्गत, ज़्यादा नहीं मिलता, लेमन में ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको चिली के अंतर्गत में भी विटामिन सी मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट जो है 143 जो है इसमें mg तक होता है, ठीक है। पंपकिन में 9 mg ग्राम तक मिलेगा। मटर्स के अंतर्गत 40 mg है। रेडिस के अंतर्गत जो मूली है उसके अंतर्गत तो आपको 14.8 मिलीग्राम मिलता है, ठीक है। तो इन सब में से अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आप ठंड से बचे रहेंगे, ठीक है, तो आपको कफ कोल्ड से बचाएगा। अच्छा, एक कंचन है जो कि एक वेराइटी है, KNCHN कंचन, जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है, ठीक है। इम्प्रूव्ड वेराइटी किसका है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। कंचन एक इम्प्रूव वेराइटी है इंडियन गूजबेरी का, ठीक है। कंचन क्या है, इंडियन गूजबेरी का, ठीक है, गूजबेरी का ये आपको कंचन, ठीक है। कंचन जो है ये आपको चिली का वेराइटी है, ठीक है, कंचन दैट फाउंड, ये आपको गूजबेरीज, ठीक है, गूजबेरी का एक वेराइटी है कंचन, ठीक है। तो इम्प्रूव वेराइटी है, और ये आपको विटामिन सी का रिच भरा हुआ है। कृष्णा एंड भंसारी ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज भी है इसमें। तो इसका कंचन का और भी नाम है, इसका नाम है कृष्णा। तो कई बार वेराइटी को देता है। कृष्णा किसकी वेराइटी है, गूजबेरी की, जो कि काफी रिच आपको विटामिन सी में होगा। एंड बनारसी भी गूजबेरी है, ठीक है, ठीक है, बनारसी भी जो है आपको वेराइटी है। अब आता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या मदद करेगा, फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने में मदद करेगा, एंड इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैंसर, ठीक है, आपको कैंसर से मदद करता है, रोकता है। हर डिजीज में ये आपको पैदा करेगा, स्ट्रेस से रिलीज करेगा, तो स्ट्रेस अगर है तो ये आपको मदद करता है। अच्छा, स्ट्रेस फैक्टर में एक और चीज होता है, जैसे आप समझिए कि कई बार आदमी को स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस में वो वॉशरूम बहुत हो जाता है, ठीक है, यूरिन करता है, ठीक है, यूरिन ज्यादा करता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बार बार अगर आप यूरिन जा रहे हैं उससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है, लॉजिक समझिएगा। तो अगर विटामिन सी का इंटेक आपके पास ज्यादा है तो विटामिन सी बॉडी ऑब्जर्व करती नहीं है, ये आपको फ्लश आउट करेगा, ठीक है, विटामिन सी फ्लश आउट हो जाएगा,
और फ्लश आउट जो होगा विटामिन सी, ये फ्लश आउट होगा तो इससे स्ट्रेस कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूरिन का कमना मतलब वो आपको स्ट्रेस कमना। तो विटामिन सी कहीं ना कहीं आपको जो है बॉडी ऑब्जर्व तो करती नहीं है, ये आपको जो है बाहर निकलेगा, तो आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना बाहर निकलोगे, तो स्ट्रेस ऐसे जो है ऑटोमेटिक कम जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। कैसे कम करेगा मैंने आपको समझा दिया। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा। ये आपको स्पर्म्स के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। आजकल लोगों का स्पर्म काउंटिंग काफी कमता जा रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे कर रहे हैं, जिनको कमी है स्पर्म प्रोडक्शन में, तो उसको मदद मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको वुंड की हीलिंग में, अगर किसी का जख्म वगैरह है तो उसको फिलअप करने में मदद करता है, और कोलाजेन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो विटामिन सी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपको कैंसर से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है, हार्ट की डिजीज को भी कंट्रोल कर रखा है, स्पर्म्स जो एसेंशियल है, जो आजकल एक स्ट्रेस की वजह से डाउन हो रहा है, उसके काउंटिंग को भी बढ़ा के रखता है। तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और अच्छी बात यह है कि जो आयरन की जो मात्रा है, ठीक है, इसके एब्जॉर्प्शन में जो है आपका विटामिन का बड़ा रोल है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। आयरन के जो एब्जॉर्प्शन है इसमें जो है आपको इससे काफी मदद मिलेगी, ठीक है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में आपको काफी इजाफा मिलेगा। तो आयरन को ऑब्जर्व करने में, ये आयरन है ना, तो इसको ऑब्जर्व करने में विटामिन सी का बड़ा रोल है। अगर विटामिन सी आप लेंगे तो आयरन आप ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है स्लो ब्लड कोएगुलेशन करता है। कोएगुलेशन एक इफेक्ट जो थक्का करने से रोकता है, ठीक है। इसको एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर। एंटीडोट है एंटी कोगुलेटेंट पॉइजन्स का, ठीक है। एंटी को जो खून को धब्बा बना देता है ना, मान लीजिए किसी का खून जल्दी नहीं वो थक्का जमता है, ठीक है, तो उसका ये एंटीडोट के तौर पर भी काम किया जाता है, ठीक है। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी, ठीक है, तो अगर आदमी का खून बह रहा है ना, तो जल्दी थक्का नहीं जमेगा उसमें, ठीक है। जो तो थक्का नहीं जमेगा मतलब कोगुलेशन नहीं होगी, ठीक है, कोगुलेशन जल्दी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो एंटीडोट है एंटी कोगुलेंट पॉइजन का, ठीक है, ठीक है। एंटीडोट है, मान लीजिए एंटी कोगुलेंट मतलब थक्का जम ही नहीं रहा है, तो उसका एंटीडोट में काम करेगा, इसको थक्का जमाने में मदद करेगा। विटामिन के हेल्प्स, ठीक है, हेल्प्स इन कोगुलेटिंग, ठीक है, ये आपको कोगुलेशन में मदद करेगा विटामिन के, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं आपको विटामिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंटी कोगुलेशन में भी एंटीडोट है, एंटी कोगुलेशन का मतलब कोगुलेशन में जो है ये मदद करेगा, ठीक है। कट गया और खून बहा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, दवा डाले रहा है, तो उसमें क्योंकि उसका विटामिन के जो है उसके बॉडी में अच्छा से नहीं है, ठीक है जी। तो ये सब सारी चीजें हैं उसमें। विटामिन B12 एंड विटामिन के, ये आपको सिंथेसाइज करेगा बैक्टीरिया को, है ना, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो विटामिन के जो कि स्लो ब्लड कोगुलेशन को मदद करता है, धीरे धीरे वो जमने में मदद करेगा। स्लो ब्लड कोगुलेशन एंटीडोट होता है, और इसको एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन B12 एंड के अंतर्गत बात करें तो ये सिंथेसाइज करेगा बैक्टीरिया को ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंतर्गत, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसमें पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो DJI जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, क्योंकि आपने खाना गलत खा लिया, तो ये बैक्टीरिया ही उसको किल करेगा, जर्म्स को, मतलब सॉरी, ये जो है आपको विटामिन ही जो उसको किल करेगा। तो इस तरह से ये सब सारी चीजें इसमें समझने की। तो विटामिन B12 और आपको की मदद करेगा बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करने में इंटेस्टाइन के अंतर्गत। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये आपको बटर से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, जो बटर आप खाते हैं उससे, ठीक है। विटामिन अगर डी की बटर से किया जाएगा, अच्छा ये जो है, अब देखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी को एग में, ठीक है, इवन की आपको जो है ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये आपको योग से मिल जाएगा, अंडे से, पीले वाले भाग से, व्हाइट वाले से नहीं, योग से भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको लीवर मान लीजिए खा लेते हो, ठीक है, गोट का, ठीक है, और किडनी से, तो यहाँ से भी जो है आपको विटामिन के मिल जाएगा। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से एक ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी और साथ में विटामिन डी, ठीक है, मतलब कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, ठीक है, ये बूढ़े लोगों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो विटामिन डी प्लस कैल्सीफेरॉल, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और यहाँ कैल्शियम,
ठीक है। तो ये दोनों की अगर कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है, जो बूढ़े एज में होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बूढ़े एज में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है आपको हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ये ध्यान रखनी है इसमें। अब आता है विटामिन बी 12 के बारे में बता दिया। ठीक है, कैल्शियम के बारे में बता दिया, विटामिन के बारे में बता दिया, विटामिन डी। अच्छा, अब इसमें जो है विटामिन डी होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस और कैल्शियम होगा। विटामिन D2 जिसको इर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन D2 इसको इर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। उसके बाद विटामिन जो है D3 को क्या कहा जाता है? D3 को आपको कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है, CHO कोले कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कैरोट। ठीक है, यहाँ आ गया कैरोट। कैरोट के अंतर्गत ये आपको विटामिन ए आपको काफी मात्रा में मिल जाएगा। कैरोट के अंतर्गत विटामिन स्पिनच जिसको हम पालक कहते हैं। ठीक है, पालक का साग खाता, तो पालक जो है इधर आपको यहाँ पे मेजर सोर्स है आयरन का। ठीक है, तो आपको पालक से जो है स्पिनच जिसको बोलते हैं वहां से आपको आयरन की काफी मात्रा, और आयरन को डाइजेशन किससे होता है थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी जो है आपको हेल्प करेगा। ठीक है, विटामिन सी हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आयरन। एंड आयरन कहाँ से मिलेगा? स्पिनच, पालक खाइए और साथ में विटामिन भी खाइए। ठीक है, तो पालक में मिर्च और डाल लीजिए, हरी मिर्च डालिएगा तो उसमें भी पालक में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ये आपको मिल जाएगी। मैंगो के अंतर्गत जो कि रिच सोर्स होता है विटामिन ए, सी और ई। ठीक है, तो पूछ देगा कि देखिए ए ना आपको लगभग हरी सब्जियों में मिल जाएगा। ठीक है, ए, सी और ई, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए। खट्टा अगर मैंगो है तो पक्का है। ठीक है, और ए, सी भी मैंगो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको इतना हो गया विटामिन के अंतर्गत। अब बात करते हैं अब विटामिन ई। ए, सी मैंगो के अंदर बताया ना विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये आपको फैट सॉल्युबल है। ठीक है, मतलब फैट में घुलनशील है। तो फैट सॉल्युबल एडेक होता है, इसको ऐसे याद रख लीजिए, एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब के सब जो है फैट सॉल्युबल है। ठीक है, और विटामिन बी, सी ये सब जो है ये आपको वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये ध्यान रखना। एडेक एक्चुअली जो है आपको फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ई है। एंड व्हीट जर्म ऑयल जो होता है दैट हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई जो है आपको व्हीट जर्म ऑयल में पाया जाता है। और विटामिन ई जो है इसीलिए व्हीट जर्म ऑयल को जो है आपको हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में आपको लोग रिकमेंड करते हैं व्हीट जर्म ऑयल, क्योंकि विटामिन ए है। ठीक है, और अगर आप सिंथेटिक रूप में विटामिन ए लेना चाहते हैं, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, तो उसके टैबलेट्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं, उसका नाम है इवियन प्लस, इवियन। ठीक है, इवियन एक आती है, तो विटामिन ई ग्रीन कलर का मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन ई आप गोली के तौर पे इवियन प्लस को आप खा के अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो हेयर लॉस जहाँ हो रहा है या गंजापन की बीमारी आ रही है तो उसमें विटामिन ई या तो आप प्राकृतिक तौर पे व्हीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल कर लो या इवियन का इस्तेमाल कर लो मेडिसिन के तौर पे। ठीक है, और विटामिन लेने का एक तरीका यह है कि आप जब रनिंग कर रहे हो तो उसके पहले जो है लेकर उसको इंटेक कर लो पानी के साथ, और फिर जब दौड़ोगे तो वो विटामिन ई जो है आपके पोर से जो है निकल करके बाहर आ जाएगा, और वो जो है आपकी उससे चेहरा जो है ग्लो होता है। तो ये मैंने सारी चीजें बताई। विटामिन जो है यहाँ बात करते हैं दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। सो कौन कौन सी जो बॉडी विटामिन की है वो ह्यूमन बॉडी वो नहीं करती, सिंथेसाइज करती। तो विटामिन के को नहीं करती। ठीक है, के को सिंथेसाइज नहीं करती, जो कि कोगुलेशन में मदद करता है, तो के नहीं करेगा और डी नहीं करेगा, तो एक्सेप्शन टू इट है। तो विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन के, क्योंकि कोगुलेशन में मदद करता है, और विटामिन डी। ठीक है, तो ये दोनों को छोड़ करके
बाकी सारे बाकी सारे जो विटामिन से बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। बात करते हैं बीटा कैरोटीन का। ये एक पिगमेंट्स होता है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, और बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन से आपको फ्रेश फ्रूट्स वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्राइमरी सोर्स है जो कि जिससे विटामिन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है बीटा कैरोटीन का एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है विटामिन के मिल जाता है आपको, ठीक है। अब आता है विटामिन B6, ठीक है, और विटामिन B12, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है आपको कीपिंग ड्रीम मेमोरी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपने सपने देखे, ठीक है। सपने देखना अच्छी बात है, ठीक है, बट सपने सिर्फ देखने से सपने पूरे तो नहीं होंगे ना। सपने देखना अच्छी बात है, बट सपने देखने से सिर्फ पूरे नहीं होते, उसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। और लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सपने देखे और सपने को लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए देखते रहना है। मान लीजिए कोई अच्छे ख्वाब आपने देख लिए, तो ख्वाब अच्छा अगर है तो उसको लंबा समय तक रखना चाहिए, ठीक है। ख्वाब अगर बढ़िया है, ठीक है, या इसको ख्वाब कह लीजिए, तो ख्वाब अगर बढ़िया है तो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखना है। अब ऐसी चीजें होती है जो अच्छा होता है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं, लेकिन उसको ज्यादा देर तक अगर टिका के रखना है तो ड्रीम के मेमोरी में लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए, तो वो आपको उसके लिए विटामिन, ठीक है, विटामिन B6 और विटामिन B12 की उपलब्धता बॉडी में होनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा कहता है यार मैंने सपने देखे और सपने यार सवेरे जब उठा तो सपना याद ही नहीं रहा, मतलब उस बंदे के अंतर्गत विटामिन B6 की कमी देखने को मिलेगी और B12। तो आप जो है समझदार व्यक्ति हैं तो आप कहिए यार तुम एक काम करो, B6 क्यों नहीं ले लो, B6 की टैबलेट ले लो या B12 ले लो। इससे क्या होगा, जो तुम सपने देखोगे वो जब जागोगे ना तब भी वो सपने जो है तुम्हारे मेमोरी में बना रहेगा, ठीक है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर सपने को रखना है तो B6 और B12 का टैबलेट ले आओ, उसको खा लो, ठीक है। तो पता नहीं साइंटिस्ट लोग का तो यही मानना है, ठीक है। हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, ठीक है, ताकि आप याद रख सकें, भूले ना, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। अब ऑरेंज के अंतर्गत विटामिन सी पाया जाता है, आजकल सस्ते मिल रहा है नागपुर वाले ऑरेंज, ठीक है। तो खाया कीजिए, विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी आपको पता है बहुत काम का है, कैंसर में मदद करेगा, स्पर्म काउंटिंग बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपको विटामिन ई को भी डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, तो विटामिन सी काफी जरूरी है। एंड ये आपको स्ट्रेस को भी कम करता है, ठीक है। तो ये आपको ऑरेंज जो है रिच सोर्स है विटामिन सी का, बट इट इज वेरी लो सोर्स ऑफ विटामिन B1, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि चलिए ऑरेंज कहाँ वाले, नागपुर वाले, ठीक है, फेमस ऑरेंज, इसमें विटामिन सी है और प्लस ट्रेस अमाउंट में, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में आपको यहाँ विटामिन B1 भी मिल जाएगा। अब आता है, बात करते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है जी। फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी किसी में हो जाती है तो एनीमिया बीमारी हो जाती है उसको, ठीक है। तो फॉलिक एसिड नहीं कम है, इसलिए फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, और खास करके बच्चों में जो है होता है, महिलाओं में एनीमिया की बीमारी रहती है तो उसको जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान देखिएगा फॉलिक एसिड का टैबलेट जो उनको दिया जा रहा होता है। विटामिन B3 जिसको हम, इसका केमिकल नाम B3 है, सॉरी नियासिन है, और विटामिन PP भी कहते हैं इसको। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। विटामिन PP, ठीक है, और विटामिन इसमें पेलाग्रा जो बीमारी इसकी वजह से जो है हो जाती है, B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो PP भी इसको डिनोट करते हैं विटामिन B3 को। रेटिनॉल जो कि विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। और इसमें कंजक्टिवाइटिस जो है, मोतियाबिंद वगैरह समझते हो कंजक्टिवाइटिस, तो ये कमी से रेटिनॉल, एक केमिकल नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी होने से जो है डिफिशियंसी से कंजक्टिवाइटिस मोतियाबिंद हो जाती है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और ये पोस्टेरिटी में मदद करता है, ठीक है। नहीं तो देखिए अगर विटामिन ई आपके लिए एसेंशियल है, कतई आदमी यार स्टेराइल हो गया, ठीक है, मतलब बंजर हो गया, ठीक है। तो बंजर नहीं होना है, उसके लिए विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी बॉडी की के अंदर जो चेहरे हैं उसको ग्लो करके रखता है, ठीक है। तो विटामिन ई तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है EB1+ लेके खाइए। B12 के अंतर्गत साइनोकोबालामिन है, ये आपको परनीशियस एनीमिया इसकी कमी से हो जाता है। B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है, और ये आपको मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। तो B6 की कमी अगर हो गई तो मेंटल इलनेस। अच्छा, एक मैंने आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मेमोरी के बारे में मैंने बहुत अच्छी बात की कि अगर लॉन्गर समय तक
अगर मेमोरी रखनी है अपने दिमाग में भेजे में, तो उसके लिए B6 और B12 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, B6 और B12 की अगर कोई कमी है तो आदमी सपने देखेगा तो भूल जाएगा, ठीक है। अब आता है टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है जो कि सलीवा के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे मैंने सारी बात कर दिया, यहाँ पे ये जो कन्वर्ट करेगा स्टार्च को डेक्सट्रिन के फॉर्म में और माल्टोज के फॉर्म में, माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। पेप्सिन्स भी एक एंजाइम्स है जो प्रोटीन्स को स्प्लिट करेगा, वो आपको प्रोटीन्स और पेप्टोन को स्प्लिट करेगा, ठीक है। वो आपको प्रोटीन्स के उसमें पेप्टाइड में, और इसको जो है आपको एमिनो एसिड्स में कन्वर्जन करता है। रेनिन्स के बारे में बात कर चुके हैं, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है और ये आपको किडनी के द्वारा जो सेक्रेट की जाती है, तो ठीक है। किडनी क्या करेगा, एक्सक्रेटा वाला काम करता है रेनिन, ठीक है। ये आपको किडनी में होता है और किडनी जो है स्ट्रेस को रिलीव करता है और आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है बॉडी को खून का भी साफ करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकालता है, ठीक है। तो रेनिन उसमें आपको मदद करता है। ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में, ठीक है। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल नाम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप रखिए कि क्या होता है, बेसिक चीजें उसको ध्यान रखना है। अब आता है ऑक्सीटॉक्सिन्स। एक ऑक्सीटॉक्सिन खूब सुन रहा होंगे, न्यूज में रहता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड आपको ये हार्मोन है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड एक हार्मोन है, इसमें ये प्रोड्यूस किया जाता है पोस्टीरियर लोब के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा सा होता है, ऐसे छोटा सा, ठीक है। तो ये उसके पोस्टीरियर लोब के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, जिसको ऑक्सीटॉक्सिन के नाम पे हम जानते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है स्मूथ मसल्स का यूटेरस के अंतर्गत, इसी की वजह से ऑक्सीटॉक्सिन की होता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरस। अब मान लीजिए यूटेरस है, ठीक है। अब यूटेरस का खुलना या उसका फिर बंद हो जाना, ठीक है, ये एक्चुअली उसके अंतर्गत जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो ऑक्सीटॉक्सिन का होगा। बनाना के अंतर्गत अगर बात करें तो बेरी फ्रूट्स के फैमिली का है, और म्यूकासेक भी इसको कहते हैं, म्यूसासेक, ठीक है। बनाना को हम म्यूसासेक भी कहते हैं, एक बेरी फ्रूट्स ऑफ फैमिली का है म्यूसासेक। उसकी सेहत, इसमें एनर्जी जो होती है 89 के कैलोरी पर 100 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, बनाना को एनर्जी फूड कहा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए जितने भी धावक हैं, रनर हैं या क्रिकेटर हैं, वो सब बनाना खाते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट जो है ये आपको प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, 25.3% आपको मिल जाएगा, और इसमें 48.1% जो है इसमें फैट भी होता है, ठीक है। तो ग्राउंड नट खाना तो जरूर चाहिए, लेकिन ज्यादा अगर ग्राउंड नट खाओगे ना तो फैट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन्स भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा फैट है, मतलब गुड फैट, ठीक है, बुरा फैट नहीं है, गुड फैट है। और इसमें जो है आपको गुड प्रोटीन भी है और गुड फैट भी इसमें मिलता है, दोनों चीजें हैं। प्रोटीन इसमें जो है 25.3% का अप्रॉक्स मिलेगा, और 40.1% जो है इसमें आपको फैट मिलेगा, है ना जी। तो ये सब सारी चीजें। अब उसके बाद आता है केराटिन। केराटिन जो है, जिसको प्रोटीन का एक टाइप है, ये प्राइमरी कंपोनेंट है आपको नेल्स का, ठीक है। तो प्रोटीन, अब केराटिन, ठीक है, केराटिन केराटिन में जो है ये आपको प्राइमरी कंपोनेंट है आपके फिंगर का, ठीक है। और उसके अंदर जो नेल्स वगैरह होते हैं ना, किसी का नेल से उड़ जाता है, तो क्यों, क्योंकि उसमें केराटिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो केराटिन अगर नहीं होगा तो उसका नेल्स जो है खराब हो जाएगा, टू नेल्स में वो दिक्कत होगा, उसके प्राइमरी कंपोनेंट है टू नेल्स के और फिंगर बनने के लिए, और केराटिन से ही हेयर बना होता है, ठीक है। तो केराटिन प्रोडक्ट अगर नहीं है तो हेयर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। हेयर इसी से बना हुआ केराटिन से, ठीक है। सो प्राइमरी कंपोनेंट जो है फिंगर्स और नेल्स का जो है वो आपको केराटिन है, ठीक है। ये सब सारी चीजें ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये मैं आपको पूरा बता दिया इसमें। अब इसमें कुछ हम बात करते हैं टायरोसिन्स के बारे में, जो कि एक अमीनो एसिड है जो हेल्प करता है आपको न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है ब्रेन के अंतर्गत, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर टायरोसाइंस, ठीक है, टायरोसाइंस या टायरोसाइनेस, ठीक है। ये आपको एक न्यूरॉन ट्रांसमीटर है ब्रेन के अंतर्गत, हेल्प करता है न्यूरॉन को ट्रांसमिट करने में। ह्यूमंस फील्स लेजीनेस एंड वोफुल ड्यू टू द लैक ऑफ टायरोसिन। अब होता है ना, एक लेजी आदमी रहता है, ठीक है। तो लेजीनेस जो है, सुस्त जो होता है ना, सुस्त मुर्गा, ठीक है, देखे हैं जो पोल्ट्री वाला होता है ना, सुस्त मुर्गा होता है, ठीक है। एक बार मैं ऐसे ही डिबेट कर रहा था थोड़ा सा, और उसमें जो है मैंने मजाकिया तौर पे
एक दोस्त के साथ था और मैंने कहा कि यार देखो ना कि प्राइवेट वाले जो होते हैं ना, बेचारे जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वो एकदम ताज़ा तरीन मुर्गे के जैसा काम कर रहे हैं, मतलब वो सुस्त नहीं है, एकदम एक्टिव। और वहीं पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है ना बेचारा, एक समय के आने के बाद वो भी सुस्त हो जाता है। अब सुस्त लेजीनेस आ जाती है उसके अंतर्गत, ठीक है। अगर हमारे अंदर, आपके अंदर लेजीनेस आ रही है ना गुरु, तो समझने का ये बात है, वो हमारी आपकी कमजोरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक जो एमिनो एसिड है उसकी कमी हो गई। और वो कौन सी एमिनो एसिड है उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब एमिनो एसिड रियल वाला अमीनो एसिड है या फिर कोई और अमीनो एसिड है जो हमें सुस्त कर दिया है। तो टायरोसिन्स, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर ये घर कर रहा है तो टायरोसिन्स को खोजिए। अब टायरोसिन्स का डिफरेंट फॉर्म्स है, इसको समझिए। अब आता है ग्लूटीन, ठीक है। ग्लूटीन जो है ये आपको प्रोटीन्स है जो कि व्हीट के अंतर्गत पाया जाता है। व्हीट मतलब गेहूं। तो एक ग्लूटीन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मान लिया जाए ग्लूटीन, ठीक है, ये ग्लूटीन। अच्छा, ये जो आपको मोदी सरकार जो मिलेट का जो एक 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के तरफ, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट घोषित किया गया है ईयर 2023 को। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो मिलेट के अंतर्गत ग्लूटीन की मात्रा नहीं होती है, कम होती है, इसीलिए जो है उसको गर्म पानी से इसको जो है इसकी गुथाई की जाती है और फिर इसका रोटी बनाया जाता है। इसलिए जब भी मिलेट का रोटी बनाइएगा, बाजरा का, ज्वार का, तो वो मतलब टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटीन की मात्रा कमी है, उसमें चिकनाहट नहीं है। लेकिन व्हीट में जो है ग्लूटीन पाया जाता है और ब्रेड मेकिंग इसमें क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ब्रेड को अगर आप गोल गोल बनाना है, उसको अच्छा बनाना है, ठीक है, तो उसमें व्हीट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब आदमी व्हीट के जगह पे अगर इसको ज्यादा पतला थीन रोटी बनानी है तो इसके लिए लोग आदमी मैदा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सब में ग्लूटीन पाया जाता है। तो मैदा में जो है ग्लूटीन जो है ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मिलेट्स हैं उसके अंतर्गत जो है वो आपको कम मिलेगा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है घोषित किया गया 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। ये मोदी जी का इसमें भूमिका जो है थोड़ा अहम है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी तो इंडिया जो है G20 का वो ग्लोबलाइज कर रहा है भाई इंडिया, ठीक है, अपना एजेंडा सेट कर रहा है। बात करते हैं फास्फोरस का गुरु। फास्फोरस में जो है ये आपको मेंटेन करेगा बैलेंस बिटवीन द एसिडिटी एंड एल्कनिटी इन आवर बॉडी। तो फास्फोरस समझ लीजिए कि एक बैलेंसर है, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो है एक तरह से बैलेंसर की भूमिका में है। किसके बीच में बैलेंसर है? आपको एल्केलिनिटी, ठीक है, और प्लस एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी को एल्कलाइन जो प्रॉपर्टी है उससे जो है बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करेगा। तो फास्फोरस आपकी बॉडी में भी हो चाहिए, नहीं तो पता चला एल्कलाइन की मात्रा बढ़ गई या एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई तो फिर तो दिक्कत है भाई। सो प्रोटीन्स जो है पॉलीमर है एमिनो एसिड का। प्रोटीन्स क्या है जी? एक पॉलीमर है एमिनो एसिड का, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी इसको एमिनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकता। कभी भी ह्यूमन बॉडी हमारी और आपकी जो भी है, अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारी बॉडी कभी भी जो है अमीनो एसिड को जो है वो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। ये स्टोर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। इसको नहीं करेगा क्योंकि इट मस्ट बी सप्लाइड डेली फ्रॉम द फूड व्हाट वी ईट। तो व्हाट वी ईट ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, एंड वी कैन कंज्यूम एंड वी कैन ओनली हैव दैट मच अमाउंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो एमिनो एसिड जो है कभी भी हमारी और आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती है। ये जरूरत के हिसाब से जो डेली खाइएगा उतना ही है ना, तो ये उतना ही रखेगा, ठीक है। अच्छा चीज है ना, मतलब आप ज्यादा क्यों फिर करप्शन करना है, ठीक है। फिर ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, आप उतना खाइए जितना जरूरत है बॉडी को, ठीक है। कूट लाइए कूट खाइए, लूट लाइए कूट खाइए, एक्चुअली कहावत है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो बॉडी उतना ही लूटता है जितना वो खा सकता है। ज्यादा खा लीजिएगा तो अनपच हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा अमीनो एसिड ले लीजिएगा तो आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए जिम वाले जो है ना, जब खाते हैं अमीनो एसिड लेते हैं ना तो बेचारे वो निकाल ही लेते हैं एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, आयरन की भी आवश्यकता है। आयरन आपको स्पिनच में ज्यादा मिलता है और इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको पालक का सेवन करना चाहिए। सोडियम, Na साल्ट के अंतर्गत और पोटेशियम की भी आवश्यकता है। तो अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस अगर अच्छा रखना है, ठीक है, मसल्स को बढ़िया रखना है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस से अगर रोकना है मान लिए, ठीक है, तो आपको प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल करना है।
स्पिनच जो है रिच सोर्स होता है आयरन और कैल्शियम का, ठीक है। तो पालक खाइए, ठीक है। नोएडा वाला पालक मत खाइए, ठीक है। नोएडा में सुन रहे जहर है, जहर वाला पालक आ रहा है आजकल, ठीक है। तो आयरन और कैल्शियम जो है वो आपको मिल जाएगा पालक के अंतर्गत, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। तो स्पिनच खाइए, और अभी तो सीजन है ठंडा का, अच्छा मिलता है। स्पिनच जो है रिच सोर्स होता है आयरन और कैल्शियम का। टू टाइप्स ऑफ जो है आप इसमें राइस होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ राइस, ठीक है। थोड़ा सा मिट गया है। टू टाइप्स ऑफ जो है आपको मॉडिफाइड, एक राज है एमाइलोज एंड जो है आइलोप्रोटीन होता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। दो तरह के होते हैं एंजाइम्स जो रिच होते हैं राइस के अंतर्गत। बासमती राइस की अगर बात करें, दैट गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कूल डाउन बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ एमाइलोज एंड लिस्ट ऑफ आयोलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा। तो ये जो बासमती राइस है ना, ये बासमती राइस, चलिए सॉरी, बासमती राइस खाया हो, मोगरा बासमती इंडिया गेट वाला, ठीक है। ये है बासमती राइस। तो बासमती राइस रहता है इतना छोटा, और जब ये ठंडा होता है ना, जब बॉयल होता है तो लंबा लंबा हो जाता है, ठीक है। या फिर हैदराबाद बिरयानी खाए हो, हैदराबाद बिरयानी में भी उसके चावल छोटे होते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो बड़े बड़े चावल हो जाते हैं। अब वो काहे हो गया चावल, तो समझिए कि उसके अंतर्गत दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो है इसके अंतर्गत एमाइलोज, ठीक है। दूसरा है इसमें, दूसरा जो इसके अंतर्गत है वो है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये दो इसमें है जो पाए जाते हैं। तो लिस्ट होता है एमाइलोपेक्टिन। इससे क्या होता है, जब वो ठंडा होगा तो वो फैल जाएगा। मीडियम राइस हैज मोर एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एक आता है, मान लिया जाए मीडियम राइस, ठीक है, जो ज्यादा नहीं पतला, छोटा ना बड़ा, इसमें अमाइलोपेक्टिन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसमें अमाइलोपेक्टिन अवश्य ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं बुफेलो, जो बोवाइन एलिमेंट मिल्क से, बोवाइन एलिमेंट से पाया जाता है बुफेलो मिल्क, उसमें फैट की मात्रा 7.2% होती है, ठीक है। तो आजकल बुफेलो मीट अमूल का भी आ रहा है, ठीक है। अमूल का है, उसमें आपको जो फैट की मात्रा होगी, ठीक है। बुफेलो मिल्क में फैट कितना होगा, ठीक है। बुफेलो मिल्क के अंतर्गत फैट जो है 7.2% है, जबकि काउ मिल्क के अंतर्गत जो फैट है वो आपको 4.8 के आसपास इतना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों को जो है काउ मिल्क ही दिया जाता है, ठीक है। और तो ये सब सारी चीजें हैं। रेनिन हेल्प्स इन यंग मैमल्स टू डाइजेस्ट मिल्क, ठीक है। तो रेनिन अगर है, ठीक है, तो बच्चों के अंतर्गत जो है आपको मदद मिलती है दूध को पचाने में। तो रेनिन क्या करता है, कैसिन, याद है कैसिन एक प्रोडक्ट था जो मिल्क में पाया जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है आपको रेनिन होना चाहिए, ठीक है। रेनिन, ठीक है। रेनिन एक एंजाइम है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब कैसीन जो प्रोडक्ट है उसको जो है आपको डाइजेशन करने में रेनिन मदद करता है, और ये आपको स्टोमक सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बात करते हैं राइबोजाइम, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये आपको आर सिक एंड सिडनी अल्टमैन ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो ये पूछ दूंगा कि आरएनए की खोज किसने किया, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज, हु डिस्कवर्ड आरएनए, ठीक है। तो बताइए, याद है, भूल गए? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट डिस्कवर्ड बाई, ठीक है। डिस्कवर्ड बाई हूँ, डिस्कवर्ड बाई, बताइए, सिडनी अल्टमैन और रेक ने किया था, ठीक है। RCECH एंड सिडनी अल्टमैन, ठीक है। ये एक्चुअली ये दो नाम है, सिडनी अल्टमैन और आरसेक, इन्होंने आरएनए की खोज किया। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज समझिए कि अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, एक एक्चुअली मैंने सीक्वेंस लिखा था, तो G और प्लस G, इससे जो नियम होगा वो माल्टोज का निर्माण होगा, ठीक है। G प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इससे लैक्टोज,
ठीक है, जो माँ के दूध में पाया जाता है। जी प्लस फ्रक्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इससे जो है सुक्रोज का निर्माण होता है। तो जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला तो माल्टोज का निर्माण, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिला तो लैक्टोज का निर्माण, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने बात कर ली। एडिनोसाइंस ट्राइफॉस्फेट के बारे में जो है बात करना रह गया। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी के नाम से कहते हैं, ये आपको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको एटीपी कहते हैं। ये आपको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अगर एटीपी में अगर एटीपी को जो है जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। एटीपी में अगर H2O को जोड़ दीजिएगा तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनेगा, प्लस एनर्जी निकलेगी और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ एटीपी। ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं इसमें जो एनर्जी निकलेगा वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में निकलेगा। एंड यहाँ पे जो है विटामिन बी जी को भी क्या बोलते हैं, बी जी को फॉलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, एनीमिया बीमारी हो जाती है। फॉलिक एसिड ये महिलाओं में होती है तो इनको फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B9, ठीक है, ये आपको जो है इससे आपको फॉलिक एसिड होता है, इसको फॉलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9 को। ठीक है, तो ये आपको इतना सारा जो है विटामिन में पढ़ना था, न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत सारी चीजें ध्यान देने की। मुझे जितना आता था मैंने अपना आपको बेस्ट दिया है। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट सीरीज में थोड़ा सा और बच गया है। ठीक है, इसमें विटामिन बी एंड डी वगैरह। ठीक है, और इसमें एक इसमें और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसमें एग्जैक्टली डील करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।